हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योगिक क्लासेस। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं मोनोपोली। तो इससे पहले मैंने मेन मार्केट फॉर्म्स की दो वीडियोस बना रखी है। फर्स्ट वीडियो में जनरली आपको बताया है मेन मार्केट फॉर्म्स क्या होती हैं। सेकंड वीडियो में मैंने डिस्कस किया था आपके साथ परफेक्ट कंपटीशन। पहला मार्केट फॉर्म स्ट्रक्चर था एंड द सेकंड वन इज मोनोपोली। तो आई होप आपको परफेक्ट कंपटीशन के बारे में पता है। अगर आपको नहीं पता तो यू कैन रेफर द प्रीवियस वीडियो इन दिस प्लेलिस्ट। तो आइए स्टार्ट करते हैं, बिना टाइम वेस्ट करे जानते हैं मोनोपोली मार्केट फॉर्म क्या होती है। तो जैसा आप देख सकते हो, जो मोनोपोली है, मोनोपोली एक्चुअली ये ग्रीक वर्ड से बनी हुई है, कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स। मोनो का मतलब ही होता है सिंगल, ये ग्रीक वर्ड है। ग्रीक वर्ड है एक मोनोस। मोनोस का मतलब होता है सिंगल। एंड पोली, ये जो पोली है ये ग्रीक वर्ड से बना है, पोलस। इसका मतलब होता है सेलर। तो आप नाम से देख सकते हो कि मोनोपोली के केस में क्या होता है। जो मार्केट के अंदर होते हैं ना, जैसे परफेक्ट कंपटीशन में लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स थे। यहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ बायर्स तो होते हैं, लेकिन सेलर सिर्फ एक ही होता है। तो आप एक आइडिया तो खुद ही लगा सकते हो, अगर इसके अंदर मोनोपोली के अंदर क्या कहते हैं, किसी भी मार्केट फॉर्म के अंदर अगर सेलर एक सिंगल है, तो वो क्या कर सकता है, अपने मन मर्जी के रेट या प्राइसेस लगा सकता है। क्यों? क्योंकि फिर और कोई बंदा कहीं और से उस चीज को, सामान को खरीद ही नहीं सकता। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसकी बेसिक डेफिनेशन के साथ। तो बच्चों, आप इसकी डेफिनेशन पढ़ सकते हो। इट रेफर्स टू अ मार्केट सिचुएशन वेयर देयर इज अ सिंगल सेलर। जैसा मैंने अभी आपको बताया था, इस वर्ड से पता चला है, सिंगल सेलर अ प्रोडक्ट विच हैज नो क्लोज सब्स्टिट्यूट। ये इंपॉर्टेंट लाइन है जानने की, कि एक चीज का ध्यान रखना, वो जो भी प्रोडक्ट बेच रहा है ना, उसका कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर क्लोज सब्स्टिट्यूट उसका मिल गया तो मोनोपोली खत्म हो जाएगी, लोग उस क्लोज सब्स्टिट्यूट को बाय करने लग जाएंगे। तो क्या होगा, फिर वो सिंगल सेलर अपनी मनमर्जी नहीं चला पाएगा। बट ऐसा नहीं होता। इसका एग्जाम्पल दे देता हूँ मैं आपको, रेलवेज इन इंडिया। तो आप देख सकते हो, जो इंडियन रेलवेज है वो एक कंप्लीट वो है, उसके क्या कहते हैं, इसकी एक मोनोपोली है। आप देख सकते हो, कोई किसी ने ओन नहीं कर रखी, डिफरेंट डिफरेंट कंपनी क्या कहते हैं, कंपनीज ने रेलवेज को। सिर्फ एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास है, रेलवेज ऑफ इंडिया। और आप देखोगे जितने भी आपको ट्रैक्स मिलेंगे वो सब किसके हैं, रेलवेज ऑफ रेलवेज के, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। तो इनकी मोनोपोली चल सकती है, अगर कुछ प्राइस में वेरिएशन करेंगे वो कर सकते हैं। बट इतना ज्यादा मनमानी वाला रेट नहीं करते वो, क्योंकि वो गवर्नमेंट की ड्यूटी होती है सिटीजन्स को क्या कहते हैं, एक इकोनॉमिक बेनिफिट देने की। ठीक है। बट मैं आपको यहाँ पे ये बता रहा हूँ कि रेलवेज ऑफ इंडिया एक सिंगल सेलर मानी जाएगी इस केस में। ठीक है, और इसका कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं है। आप सोचोगे क्या कहते हैं, फ्लाइट से जा सकते हैं, बट दैट इज नॉट अ क्लोज सब्स्टिट्यूट, यू ऑल नो। फ्लाइट की टिकट्स काफी महंगी होती है एज कम्पेयर टू रेलवेज। ठीक है। अब आप ये मत करना कि लाइक एसी, थर्ड टायर एसी, वो डिफरेंट सिनेरियो हो गया। ठीक है। तो एक ये हो गया। अब यहाँ पे कोई आपसे पूछे कि एयरलाइंस होती है, ऐसी नहीं। एयरलाइंस आप देख सकते हो, बहुत सारी आपको एयरलाइंस मिल जाएगी, तो वहाँ पे कोई मोनोपोली नहीं चलती। तो क्या होता है, ऐसा नहीं कि कोई एक एयरलाइन ने बिल्कुल ही हाई फाई रेट रख दिए हो, आपके इंडिया की बात कर रहा हूँ मैं, तो और दूसरी बाकी क्या कहते हैं, बाकियों ने लो, ऐसा नहीं होता वहाँ पे। क्या कहते हैं, जो भी इंडस्ट्री के रेट्स चलते हैं, फर्म को वही रेट्स को लेना पड़ता है। ठीक है। तो ये मोनोपोली का मैंने आपको एक एग्जाम्पल बता दिया। अब हम लोग पढ़ेंगे फीचर्स ऑफ मोनोपोली। ठीक है, तो हम इसके फीचर्स के बारे में जानेंगे। राइट। तो अब आप लिखिए फीचर्स मोनोपोली के। बहुत सिंपल से हैं, 5 फीचर्स होंगे। सबसे पहला पहला फीचर तो आपको यहीं से ही मिल गया है, डेफिनेशन से, कि भाई सिंगल सेलर होते हैं। ठीक है। सिंगल सेलर का मतलब होता है यहाँ पे सिर्फ एक ही बंदा है जो प्रोडक्ट को बेचेगा, और क्या कहते हैं, फिर वो अपने मन मर्जी रेट यहाँ पे लगा सकता है। राइट। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो, द मोनोपोली फॉर्म, मोनोपोली फॉर्म and industry are one. Monopoly firm and industry are one. मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, इंडस्ट्री का मतलब होता है वो बिजनेस पूरा जो कौन करता है। देखो, अगर मोनोपोली है तो वो सिंगल सेलर है। तो एग्जाम्पल मैंने रेलवेज इन इंडिया बोला, तो रेलवेज इन इंडिया मतलब रेलवेज ही फर्म हो गई और रेलवेज ही इंडस्ट्री है। तो क्या कहते हैं, मोनोपोली फर्म और इंडस्ट्री दोनों की दोनों सेम ही होती है। लेकिन व्हेन इट कम्स टू एयरलाइंस, तो एयरलाइंस तो एक फर्म हो गई, क्या कहते हैं, इंडस्ट्री हो गई। ठीक है। एयरलाइंस आपकी इंडस्ट्री होगी, लेकिन इसके अंदर फर्म्स बहुत अलग अलग मिलेगी। मान लो स्पाइस जेट मिल गई आपको, एयर इंडिया मिल गई, बहुत सारे होते हैं, इंडिगो, आपको काफी सारा वो मिल जाएंगी। तो ध्यान रखना, फर्म्स और इंडस्ट्रीज आर टू डिफरेंट थिंग। तो सारी की सारी फर्म मिलके एक इंडस्ट्री बनती है। राइट।
तो यहाँ पे ध्यान रखना। लेकिन मोनोपोली के केस में क्या है, जो मोनोपोली फर्म है वही आपकी इंडस्ट्री है, और ये दोनों एक ही है। इस वजह से क्या होता है, तो यहाँ पे क्या कहते हैं, यहाँ पे जो सेलर होता है ना, तो आप लिख सकते हो कि सेलर seller have full seller has full control over price। ठीक है, तो ये हो गई आपके पहला फीचर कि भाई सिंगल सेलर होता है, उस वजह से उसका प्राइस के ऊपर पूरा कंट्रोल रहता है। ठीक है, ध्यान रखना यहाँ पे नंबर ऑफ बायर्स लार्ज होते हैं, तो एक सिंगल जो बायर होता है वो क्या होता है, प्राइस को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता, इस चीज का ध्यान रखना। राइट, अब यहाँ पे सेकंड जो आएगा वो आएगा नो क्लोज सब्स्टिट्यूट। मैंने आपको बताया था ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। राइट, तो ये तो इम्पोर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि अगर क्लोज सब्स्टिट्यूट हो गया तो मोनोपोली रहेगी ही नहीं। ठीक है, तो आप इसमें ये एक फीचर डाल सकते हो, इसके अंदर कोई भी क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं होता। इस वजह से क्या होता है, जो फर्म होती है ना यहाँ पे मोनोपोली की जो फर्म होती है, तो फर्म हैज नो फियर ऑफ कंपटीशन। कंपटीशन का कोई फियर नहीं होता है यहाँ पे, कंपटीशन फ्रॉम न्यू और एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो अगर उसको क्या कहते हैं, कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट ही नहीं होगा अगर उस प्रोडक्ट का, तो फर्म को कोई कंपटीशन का डर नहीं होगा, और वो अपने मन चाहे प्राइसेस लगाएगा। ठीक है, और उसी हिसाब से बेचेगा। तो ये हो गई दो। अभी हमारे रिमेनिंग तीन और बचे हैं फीचर्स, तो आप पहले नोट कर लीजिए। अब बच्चों इसमें जो तीसरा फीचर है वो है रिस्ट्रिक्शंस ऑन एंट्री एंड एग्जिट। यहाँ पे एंट्री और एग्जिट में फर्म के बारे में बात कर रहा हूँ। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, यहाँ पे सिंगल सेलर होता है, वो किसी रीजन की वजह से सिंगल सेलर रह जाता है। क्यों? क्योंकि या तो और फर्म्स यहाँ पे ऑफ कोर्स आराम से एंट्री नहीं कर सकती और एग्जिट भी नहीं कर सकती इतने आराम से जितना लगता है। तो क्या होता है यहाँ पे मोनोपोली के अंदर आप एंट्री क्यों नहीं कर सकते? फॉर एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, मान लीजिए आपने कोई इन्वेंशन करी और उसका पेटेंट आपके पास है। पेटेंट मतलब आपके पास उसका राइट है यूज करने का, सेल करने का, सारी चीज होगा। ठीक है, तो क्या होगा, अगर पेटेंट आपके पास है और आपने कोई ऐसा प्रोडक्ट इनोवेट किया है, तो फिर क्या होगा, आप ही सिर्फ उसके सिंगल सेलर होगे, तो और कोई उस जगह पे एंट्री ले ही नहीं सकता। या फिर आप कोई ऐसा बिजनेस कर रहे हो कि गवर्नमेंट ने आपको सिर्फ आपको ही लाइसेंस दिया। फॉर एग्जांपल ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, ऑर्डिनेंस मतलब गोला बारूद वाली जो फैक्ट्री है, वो सबको तो लाइसेंस मिलते नहीं उन सब चीजों के। तो ऐसी मान लो सिर्फ आपको दिया सरकार ने। ठीक है, तो आप उसमें भी क्या कहते हैं, इजीली कोई भी फर्म एंट्री नहीं कर सकता, वहाँ रेस्ट्रिक्शंस होती हैं ऐसे बिजनेस में आने के लिए। सिमिलरली एक एक बार में ऐसे एग्जिट भी नहीं होती। तो क्या होता है, तो ऐसा होने की वजह से क्या होता है, मोनोपोली फर्म होती है ना, वो एबनॉर्मल प्रॉफिट्स भी कमा सकती है और लॉसेस भी हो सकते हैं उनको लॉन्ग रन के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप इसमें लिख सकते हो देयर एग्जिस्ट स्ट्रॉन्ग बैरियर्स, strong barriers to entry of new firms and exit of existing firm। ठीक है, तो क्या होता है, इस वजह से therefore monopoly firm monopoly firm monopoly firm can earn abnormal profits and losses, profits and losses, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, in the long run। तो ये हो गया इसमें एक इम्पोर्टेंट पार्ट। तो यहाँ पे आप एक चीज समझिए कि यहाँ पे ये बैरियर्स क्यों होते हैं। ठीक है, तो आप इसको यहाँ पे लिख सकते हो, बैरियर्स मे बी ड्यू टू, इसमें नोट बना के बेशक यहाँ यहाँ लिख लो नेक्स्ट लाइन में, बैरियर्स मे बी ड्यू टू लीगल लीगल रेस्ट्रिक्शंस लाइक, जैसा कि मैंने भी आपको बताया था, लाइसेंसिंग और पेटेंट राइट्स, इन सब की वजह से बैरियर्स आते हैं। ठीक है, और ड्यू टू रिस्ट्रिक्शंस क्रिएटेड बाय द फर्म इन फॉर्म ऑफ कार्टल्स। तो कार्टल्स के बारे में भी अभी आपको बाद में बताया जाएगा। राइट, तो ये हो गया आपका थर्ड फीचर।
अब आ जाइए, हम लोग स्टार्ट करते हैं फोर्थ फीचर के साथ। इसमें होता है बेटा प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। तो पहले तो आप प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का मतलब समझ लीजिए। डिस्क्रिमिनेशन, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में आप अभी समझिएगा क्या होता है। प्राइस, देखो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का मतलब क्या होता है कि आप एक ही प्रोडक्ट को, ठीक है, डिफरेंट प्राइसेस पे बेच रहे हो डिफरेंट बायर्स के लिए। देखो जैसे कि आपने परफेक्ट कंपटीशन में देखा था, परफेक्ट कंपटीशन में ऐसा बिल्कुल नहीं था। अगर आटा एक दुकान पे मान लो 30 रुपए किलो मिल रहा है, तो बाकियों की भी दुकानों पे 30 रुपए किलो ही मिलेगा, कंसीडरिंग सेम क्वालिटी वगैरह सारी चीजों। बट व्हेन इट कम्स टू मोनोपोली, तो फर्म के हाथ में सब कुछ है, राइट। तो जो फर्म है वो अपने प्रोडक्ट को मान लो वो अपने अच्छे जो उनके क्या कहते हैं उनके क्लाइंट्स हैं, उनको कम रेट पे दे रहे हो, और जो नए क्लाइंट्स हैं जो भी है उनको थोड़े से ज़्यादा रेट पे। प्रोडक्ट बिल्कुल सेम है, बट वहाँ पे वो क्या कर रहे हो, प्राइस का डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो। ठीक है, तो ऐसा होता है। तो इसी चीज़ को हम बोलते हैं प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। तो ये मोनोपोली के अंदर प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होता है। तो बच्चों ये आप ये डेफिनेशन लिख सकते हो। मोनोपोलिस्ट में चार्ज डिफरेंट प्राइसेस फॉर हिज प्रोडक्ट फॉर डिफरेंट सेट्स ऑफ कंज्यूमर एट द सेम टाइम। तो चलिए मैं इसमें आपको कुछ एक्स्ट्रा बात बता देता हूँ। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन भी बेटा 3 टाइप की होती है। फर्स्ट होती है पर्सनल, ठीक है। सेकंड होती है, मतलब इसको बोलेंगे पर्सनल प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। दूसरी होती है प्लेस प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। और तीसरी होती है आपकी यूज प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। तो अब इसके एग्जांपल्स मैं दे देता हूँ, आप समझ जाओगे। फॉर एग्जांपल रेलवेज, मैंने आपको बताया है कि एक मोनोपोली फर्म है। तो रेलवेज क्या करती है, पर्सनल प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कैसे करती है। सीनियर सिटीजन्स के लिए जो टिकट्स के प्राइसेस होते हैं वो होते हैं थोड़े से कम एज कम्पेयर टू अडल्ट्स। मतलब जो नॉन सीनियर सिटीजन्स है उनके लिए थोड़े से ज्यादा होते हैं, और सीनियर सिटीजन्स के लिए प्राइस होता है थोड़ा सा कम। तो देख रहे हो आप प्राइस का डिस्क्रिमिनेशन। टिकट तो सेम ही है, बट प्राइस उनका कम कर दिया सीनियर सिटीजन का, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है प्लेस डिस्क्रिमिनेशन। प्लेस का डिस्क्रिमिनेशन कैसे होता है, इलेक्ट्रिसिटी का एग्जांपल ले लेते हैं। आप देखोगे रूरल एरियाज में जो इलेक्ट्रिसिटी मिलती है ना, वो काफी सस्ते दामों में मिलती है एज कम्पेयर टू अर्बन एरियाज। तो प्लेस की वजह से वही सेम बिजली जो वहां पे भी पंखा चला रही है और यहाँ पे भी पंखा चला रही है, या वॉट एवर जो भी क्या कहते हैं, जितने भी हमारे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स है जितने भी चल रहे हैं, वो सब सेम से ही चलते हैं, लेकिन वहाँ पे जो प्राइस है इलेक्ट्रिसिटी का वो कम है एज कम्पेयर टू अर्बन। तो देखो प्लेस प्लेस की वजह से भी प्राइस डिस्क्रिमिनेशन हो रही है। नेक्स्ट यूज। तो यूज का मतलब यूजेस के हिसाब से भी, अगर आप इलेक्ट्रिसिटी परचेज करते हो फॉर रेसिडेंशियल पर्पस, तो रेसिडेंशियल पर्पस के लिए जो इलेक्ट्रिसिटी होती है बेटा, वो होती है काफी सस्ती एज कम्पेयर टू कमर्शियल पर्पस। तो कमर्शियल, अगर आप कमर्शियल बिल्डिंग में रहते हो, रहते तो नहीं है, मतलब कमर्शियल बिल्डिंग में आप जो भी काम करते हो, तो वहां पे बिजली के बिल आपके आएंगे ज्यादा एज कम्पेयर टू रेसिडेंशियल। कंसीडरिंग दोनों में सेम नंबर ऑफ यूनिट्स आप यूज कर लो, फिर भी कमर्शियल में ज्यादा आता है। तो अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा, ये प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इज अ वेरी नेगेटिव वर्ड सर, तो क्या ये गलत बात है? नो। तो ये कोई गलत बात नहीं है। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन आप खुद देख सकते हो किसी भी, इन तीनों टाइप में मैंने आपको बताया, सीनियर सिटीजन के लिए कम लेना, ये एक मॉरल ड्यूटी है हमारी गवर्नमेंट की, सीनियर सिटीजन को कम में मिले। और ये जो है नेक्स्ट आपका प्लेस का है, जैसे रूरल एरियाज में आप इसमें भी एग्री करोगे कि हाँ दे डिजर्व, उनको सस्ती इलेक्ट्रिसिटी मिलनी चाहिए। देन यूज के हिसाब से कमर्शियल वाले पैसा बनाते हैं, तो ऑफ कोर्स उन्हीं से क्या कहते हैं थोड़ा ज्यादा लेना चाहिए, तभी सरकार को टैक्स वगैरह मिलते हैं। तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कोई गलत चीज नहीं है, अनलेस एंड अनटिल, मतलब ध्यान रखना ये इकोनॉमिक बेनिफिट में आनी चाहिए पब्लिक के, राइट। तब प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इज नॉट रॉन्ग। तो ये हो गए आपके 4 फीचर्स। अब हमारा रह गया लास्ट फीचर। तो बच्चों आप देख सकते हो, ये जो मोनोपोली होती है, इसमें जो सेलर होता है वो प्राइस मेकर होता है, ठीक है। क्योंकि इसके अंदर फर्म और इंडस्ट्री दोनों सेम ही थिंग है, तो सेलर के पास पूरा कंप्लीट कंट्रोल होता है क्या कहते हैं प्राइस का, ठीक है। तो कंट्रोल होता है पूरे प्राइस का। किस वजह से, यहाँ पे आप समझने की कोशिश करो प्राइस में राइज कैसे करता है वो। देखो अगर वो एक ही सप्लायर, अगर वो क्या कहते हैं 100 चीजें सप्लाई करता है, और वो चीजें बिकती है मान लो 100 रुपीज पर पर प्रोडक्ट, ठीक है। अब मान लो मार्केट में लेने वाले अभी हैं 100 लोग, ठीक है, और ये 100 ही प्रोड्यूस कर रहा है, और ये हर एक जो प्रोडक्ट है वो 100 रुपए का बिक रहा है। तो अब मान लीजिए
वो क्या करता है, सप्लाई को रिड्यूस कर देता है और 50 कर देता है। लेकिन मार्केट में खरीदने वाले बंदे कितने हैं अभी भी? 100 ही हैं। तो अब आपको लगता है ये प्राइस 100 ही रहने वाला है? ऑफ कोर्स नॉट। इसका प्राइस बढ़ जाएगा। अब मान लो ये 200 भी कर सकता है। तो क्यों? क्योंकि अब सिर्फ 50 बंदे ही ले सकते हैं, लेकिन लेने वाले हैं 100। तो अब इन बायर्स के बीच में कॉम्पिटिशन हो जाएगा। तो ऑफ कोर्स क्या आएगा, प्राइस पे फ़र्क आने लगेगा। तो ये इम्पोर्टेंट फैक्टर है इसके अंदर जानने का कि ये जो होते हैं मोनोपोली, ये प्राइस मेकर होते हैं, राइट? तो ये हो गए आपके फीचर्स ऑफ मोनोपोली। तो अब हम समझेंगे कि ना, ये तो हमने फीचर्स जान लिए, अब हम देखेंगे कि भाई मोनोपोली आई क्यों? क्या-क्या रीज़न होते हैं, क्या-क्या फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से मोनोपोली की इमर्जेंस हुई है? तो देखिए, रीजंस फॉर इमर्जेंस ऑफ मोनोपोली क्या है? पहला है गवर्नमेंट लाइसेंसिंग। तो जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री होती है आपकी गोला बारूद वाली फैक्ट्री। तो उसमें क्या कहते हैं, अगर वो गवर्नमेंट क्या करती है, अगर आपको ऐसा कुछ काम करना है तो आपको क्या करना पड़ता है, गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी। उसके बगैर आप उस इंडस्ट्री में नहीं आ सकते हो। तो परमिशन फ्रॉम गवर्नमेंट इज रिक्वायर्ड बिफोर एंट्री। तो ऐसा क्यों होता है, गवर्नमेंट से परमिशन लेना क्यों पड़ता है? क्योंकि ध्यान रखिए, कुछ ऐसे काम होते हैं जिसके लिए आपको कॉम्पिटेंसी चाहिए, काफी अच्छा स्टैंडर्ड चाहिए कॉम्पिटेंसी का। तो यहाँ पे क्या होता है, लाइसेंसिंग की वजह से क्या इंश्योर हो जाता है, इट इंश्योर्स, ये जो गवर्नमेंट लाइसेंसिंग है ये इंश्योर करती है कि मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ कॉम्पिटेंसी रहेगी। इसका मतलब ये है कि कोई भी आके देखो, क्योंकि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का जैसे मैंने एग्जांपल दिया, वहां पे क्या कहते हैं, अगर थोड़ी सी भी भूल चूक किसी से होती है तो भाई वो बहुत बड़ा डिजास्टर सा बन सकता है। तो उसको उसके लिए काम करने के लिए, उसमें काम करने के लिए क्या होता है, हाई लेवल ऑफ कॉम्पिटेंसी चाहिए, मतलब काम आना चाहिए। तो क्या होता है, सबको इजीली एंट्री नहीं मिलती इतने स्टैंडर्ड का काम, क्योंकि सबके बस की बात नहीं होती है, राइट? तो इसीलिए वहाँ पे क्या होता है, गवर्नमेंट लाइसेंसिंग चाहिए होती है, उससे मिनिमम स्टैंडर्ड आपका इंश्योर रहता है। ठीक है? इसी की हेल्प से क्या होता है, गवर्नमेंट एश्योर करती है कि सिर्फ एक ही फर्म रहे जो क्या कहते हैं, ऐसे काम को सँभाले। तो इस वजह से देखो मोनोपोली बन गई। ठीक है? गवर्नमेंट लाइसेंस सबको नहीं मिले, सिर्फ एक को मिला, तो उसने मोनोपोली बना लिया। पहला हो गया ये। तो बच्चों आप देख सकते हो, नेक्स्ट है आपका पेटेंट राइट्स। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था अभी पहले भी कि क्या होता है, कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं, वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में ना काफी पैसा इन्वेस्ट करती है। ठीक है? कोई भी कंपनी हो सकती है, कोई भी आईटी कंपनी हो सकती है। मान लो उन्होंने एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया जो आज तक किसी ने नहीं बनाया, तो कुछ नया सा प्रोडक्ट बन गया और उससे काफी सारी हेल्प हो रही है जो बायर्स खरीद रहे हैं। तो क्या होगा, तो ऐसा इनोवेट अगर वो कर देते हैं अपनी डेवलपमेंट और रिसर्च में पैसा लगा के, टाइम लगा के, मतलब देखो उसमें एक्चुअली रिस्क होता है ना रिसर्च एंड डेवलपमेंट में। मान लो किसी चीज़ पे रिसर्च करी उन्होंने और वो फेल हो गया, मतलब कुछ नहीं बन पाया उससे, तो एक तरह से वो भी तो रिस्क है, पैसा लूज़ करने का। और अगर मिल जाता है तो क्या होता है, एज़ अ रिवॉर्ड फॉर देयर रिस्क एंड इन्वेस्टमेंट इन रिसर्च, गवर्नमेंट क्या करती है, उनको पेटेंट राइट दे देती है। पेटेंट राइट मतलब कि उनके जैसा बिल्कुल सेम चीज़ और कोई नहीं बना सकता और ना ही बेच सकता। क्योंकि ये फर्स्ट टाइम उन्होंने इन्वेंट किया है, वही उस चीज़ को बेचेंगे और बनाएँगे और बेचेंगे। तो ये एज़ अ रिवॉर्ड होता है एक तरह से गवर्नमेंट की तरफ से कि वो उसको पेटेंट राइट उस चीज़ का मिल जाता है। तो ये जैसे ही पेटेंट राइट मिलता है, इस वजह से मोनोपोली क्रिएट हो जाती है। तो बच्चों नेक्स्ट इसका रीज़न है मोनोपोली इमर्जेंस का, कार्टेल। तो देखो कार्टेल का मतलब क्या होता है? मान लीजिए कि एक प्रोडक्ट है, उसमें कोई पेटेंट राइट वाली चीज़ नहीं है। मान लो एक फर्म है ए, एक फर्म है बी और एक फर्म है सी। तो ये 3 फर्म्स है, ये कहते हैं ये बनाता है 100 आउटपुट निकालते हैं, ठीक है? और खरीदने मार्केट में लोग हैं 20, बायर्स हैं टोटल, सॉरी 300 बायर्स हैं और ये 100 आउटपुट निकालते हैं उस प्रोडक्ट का। ठीक है? मार्केट के अंदर प्राइस क्या चल रहा है? मान लीजिए चल रहा है 100 नहीं बोल रहे इसको, चलो मार्केट प्राइस उस प्रोडक्ट का ₹200 पर प्रोडक्ट चल रहा है। ठीक है? तो अब क्या होता है, ये सब के सब ना मिल जाते हैं, मतलब बाहर से देखने में लगेगा हाँ भाई ये कंपनी अलग है, ये कंपनी अलग है, ये कंपनी अलग है। बट ये क्या करते हैं, ये आपस में कार्टेल फॉर्म करते हैं। कार्टेल फॉर्म करने का मतलब ये आपस में कुछ ऐसे एग्रीमेंट्स कर लेते हैं, जिसमें कहते हैं कि भाई एक काम करिए, अपनी मर्ज़ी से आउटपुट अपना कम करते हैं। क्यों करते हैं? ताकि मार्केट में प्राइस थोड़ा बढ़ जाए। मान लो कि अभी डिमांड है 300 की, सप्लाई आ रही है 300 की, तो ये आपस में बात करेंगे और कहेंगे यार मार्केट में प्राइस थोड़ा ऐसा चल रहा है, इसको थोड़ा प्राइस को इंक्रीज़ करवाते हैं।
तो ये क्या करेंगे, ये ना 80 आपस में बात कर लेंगे कि भाई हम 80 प्रोड्यूस कर लेते हैं। तो ये 240 प्रोड्यूस हो पा रहे हैं मिला के पूरे मार्केट के अंदर, लेकिन डिमांड तो 300 की है। तो अब यहाँ पे सप्लाई कम है बट डिमांड ज़्यादा हो रखी है, तो सिंपल सी बात है क्या होगा, प्राइस इंक्रीज़ हो जाएगा। तो आप देख सकते हो कि कैसे ये आपस में बातचीत रख के, ठीक है? आपस में बातचीत रख रहे हैं, कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं और अपना आउटपुट शेयर कर रहे हैं एक-दूसरे के साथ और बोल रहे हैं कि भाई इसी हिसाब से हम अपनी प्राइसिंग पॉलिसीज़ रखेंगे, ठीक है? ताकि क्या कहते हैं, इनकी एक मोनोपोली फॉर्म हो जाए। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ एक अकेली फर्म ऐसा करे, ये अगर कुछ ही फर्म्स ऐसी हैं और इन्होंने अगर एक अपना कार्टेल फॉर्म कर दिया, तो भी मोनोपोली फॉर्म हो जाती है। और इसका बेस्ट एग्ज़ाम्पल है ओपेक। ओपेक की फुल फॉर्म है ऑर्गनाइज़ेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़। तो आप देख सकते हो ओपेक कंट्रीज़ हैं कुछ जो क्या कहते हैं, काफ़ी कंट्रीज़ ऐसी हैं जिनके अंदर क्या कहते हैं, ऑयल बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होता है उन कंट्रीज़ के अंदर। तो वो क्या करती है, वो एक्सपोर्ट करती है आउटसाइड वर्ल्ड को। तो यहाँ पे आपने बहुत फेमस एग्ज़ाम्पल सऊदी अरेबिया का सुना होगा, ठीक है? तो सऊदी अरेबिया हो गई और इसके साथ काफ़ी सारी गल्फ की कंट्रीज़ हो गई हैं। इन्होंने क्या कहते हैं, ओपेक को फ़ॉर्म कर रखा है। काफ़ी सारी कंट्रीज़ हैं इसके मेंबर्स। तो ये क्या करते हैं, ये आपस में अपना आउटपुट ना पहले शेयर कर देते हैं कि भाई इस बार हम आउटपुट थोड़ा कम रखेंगे। अगर ये क्या कहते हैं अपने क्या कहते हैं, ऑयल जो पेट्रोलियम की सप्लाई अगर ये कम कर देंगे, तो ऑटोमैटिकली प्राइस ये राइज़ कर सकते हैं। अगर इनको प्राइस वैसे क्या कहते हैं, अगर इनका आउटपुट इंक्रीज़ होता है तो क्या कहते हैं, ऑयल के प्राइसेज़ डिक्रीज़ हो जाते हैं। तो आप देख रहे हो, है तो अलग-अलग कंट्रीज़, इन सब की इंडिविजुअल आइडेंटिटीज़ हैं, जैसे सऊदी अरेबिया एक अलग कंट्री, बाकी गल्फ की कंट्री सारी अलग-अलग हैं। तो क्या कहते हैं, लेकिन इनके क्या कहते हैं, ये आपस में कोऑर्डिनेट कर लेते हैं अपना आउटपुट, ओपेक कंट्री वाले, ठीक है? तो ये एक तरह से पता है क्या है, ये आपका फॉर्म हो जाता है एक तरह से वर्चुअल मोनोपोली हो जाती है, बट मोनोपोली तो है ही, राइट? तो ये हो गया आपका कार्टेल्स, ठीक है? तो ये कार्टेल्स बना लेती हैं काफ़ी सारी फर्म्स। कार्टेल्स कभी भी आएगा तो आप ये लिखोगे काफ़ी सारी फर्म्स होती हैं, जो आपस में क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट करके अपने आउटपुट्स और प्राइसिंग पॉलिसीज़ को मेंटेन करती हैं, ठीक है? लेकिन अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटीज़ को लूज़ नहीं करती हैं। तो ये भी आपकी एक मोनोपोली फॉर्म करती है। तो बच्चों इसमें लास्ट रीज़न ये है कंट्रोल ऑन रॉ मटेरियल्स। तो एक बात का आपको और ध्यान रखना पड़ेगा, जो मोनोपोली होती है ना, ये किस वजह से अराइज़ कर सकती है, सोल ओनरशिप या फिर किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल्स चाहिए, उस पे पूरा कंट्रोल, राइट? अगर ऐसा होता है, तो क्या होता है, आपकी मोनोपोली क्रिएट हो जाती है मार्केट के अंदर। क्योंकि अगर मान लो रॉ मटेरियल अगर एक ही एजेंसी दे रही है, तो वो एजेंसी अपने हिसाब से क्या कहते हैं, अपने रॉ मटेरियल्स का रेट बढ़ाएगी, उस हिसाब से क्या कहते हैं, आपका जो फाइनल प्रोडक्ट होगा, उसके रेट भी उसी हिसाब से वेरी करेंगे। रॉ मटेरियल्स की सप्लाई अगर वो कम करेगी, तो प्रोडक्ट कम बनेंगे और डिमांड सेम रहेगी मार्केट में, लेकिन सप्लाई कम हो गई, तो फिर क्या होगा, प्राइसेज़ आपके राइज़ कर जाएँगे। इसका एक बहुत अच्छा एग्ज़ाम्पल है, डी बीयर्स कंपनी है एक साउथ अफ्रीका की, वो कम से कम लाइक 80% ऑफ द वर्ल्ड्स प्रोडक्शन ऑफ डायमंड वही कंट्रोल करती है। तो नॉट 100% बट 80% बहुत बड़ा नंबर होता है। तो अगर 80% अगर ये कंट्रोल करते हैं प्रोडक्शन, तो इससे काफ़ी ज़्यादा डायमंड के प्राइसेस पे फ़र्क ये डाल सकते हैं। जब चाहे तब कर सकते हैं ऐसा, राइट? तो ये होता है आपका कंट्रोल ऑन रॉ मटेरियल्स या फिर सोल ओनरशिप। इसकी वजह से भी मोनोपोली क्रिएट हो जाती है। तो बच्चों अब हम देखेंगे डिमांड कर्व अंडर मोनोपोली। तो एक बात का ध्यान रखना बेटा, मोनोपोली का मतलब ये नहीं होता कि उसने कह दिया कि भाई मैं ये ₹250 की चीज़ बेचूँगा। मान लो मार्केट के अंदर 10 बायर्स हैं, ठीक है? 10 बायर्स हैं, अब क्या कहते हैं, अगर प्रोडक्ट बेच रहा है वो ₹100 का, तो ये 10 के 10 खरीद रहे हैं इससे। लेकिन अगर इसने अगले दिन कहा भाई मैं तो 500 का बेचूँगा, ठीक है? तो क्या 10 के 10 खरीदेंगे? वो कहेंगे छोड़ भाई मैं काम ही नहीं कर रहा ये वाला। मैं मतलब ज़रूरत होगी भी, मतलब देखो एसेंशियल तो नहीं होगा ऑफ कोर्स, बट हाँ, वो कहेगा कि भाई मैं 500 तो अफ़ोर्ड ही नहीं कर सकता, 10 के 10 भग जाएँगे। तो क्या होता है, इसमें ये लोग क्या करते हैं, ऐसे ही नहीं बढ़ा देते प्राइस। इनको क्या करना पड़ता है, सप्लाई पे कंट्रोल करना पड़ता है। अगर इसको प्राइस बढ़ाना है ना, तो इसको अपनी सप्लाई कम करनी पड़ेगी। अगर 10 बायर्स है और 10 प्रोडक्ट बिक रहा है, तो इसको मान लो कि पहले 10 बायर्स थे और 10 ही प्रोडक्ट बिक रहा था, तो अब इसको 9 प्रोडक्ट करने पड़ेंगे। अब ये कम करेगा ना, तभी मार्केट के अंदर डिमांड ज़्यादा होएगी और सप्लाई होगी 9 की, तो ऑफ कोर्स प्राइस राइज़ करेगा। तो हमेशा ध्यान रखना, जैसे-जैसे आउटपुट कम करेगा वो, प्राइस बढ़ेगा। अगर वो उल्टा करता है,
यहाँ पे आउटपुट वो बढ़ा देगा, बायर्स 10 ही हैं, लेकिन अब वो पहले 10 प्रोडक्ट बेच रहा था, अब वो बेच रहा है 20 प्रोडक्ट। तो अब क्या होएगा, प्राइस थोड़ा डाउन हो जाएगा। तो क्या हो रहा है देख रहे हो आप, जैसे-जैसे यहाँ पे आउटपुट इंक्रीज़ हो रहा है, वैसे-वैसे प्राइस आपका डिक्रीज़ हो रहा है। तो इसका डिमांड कर्व आपका ऐसे ही बनेगा, ठीक है? आप इसको लिखेंगे, ये आपका डिमांड कर्व है इसका। तो इसमें डाउनवर्ड स्लोपिंग बनता है डिमांड कर्व, जैसा जनरली बनता ही है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, इस पॉइंट पे, यहाँ पे देख रहे हो प्राइस इतना है और क्वांटिटी है Q1। लेकिन अगर आपने क्वांटिटी इंक्रीज़ करी, मान लो यहाँ पे Q1 और आपका ये प्राइस हो गया P1। तो आप देख रहे हो कि जैसे-जैसे आपने क्या कहते हैं क्वांटिटी इंक्रीज़ कर रहे हो, प्राइस हो रहा है डिक्रीज़। P से आ गया P1 एज़ आपने क्वांटिटी बढ़ाई Q से Q1। तो क्वांटिटी इंक्रीज़ रिजल्ट्स इन प्राइस डिक्रीज़। ठीक है? एंड वाइस वर्सा इज़ आल्सो ट्रू। अगर आप क्वांटिटी डिक्रीज़ कर रहे हो, तो देख रहे हो आप प्राइस उस चीज़ का बढ़ जाएगा। तो वो एक्चुअल में क्या करते हैं, वो अपने प्रोडक्शन को कंट्रोल, मतलब वो सप्लाई को कंट्रोल कर लेते हैं। सप्लाई को कंट्रोल करने की हेल्प से वो क्या करते हैं, क्या कहते हैं, जो प्रोडक्शन होती है उसको कंट्रोल करेंगे तो उसका प्राइस भी उसी हिसाब से कंट्रोल करते हैं। ऐसे डायरेक्टली कंट्रोल नहीं होता। तो आपको यहाँ पे एक चीज़ तो पता चल गई कि अगर उन लोगों को अपना क्या कहते हैं रेवेन्यू बढ़ाना है, ठीक है? वो चाहते हैं कि क्या कहते हैं लोग उनसे ज़्यादा खरीदें, तो क्या करना पड़ेगा उनको, प्राइस डिक्रीज़ करना पड़ेगा। तो एक चीज़ इम्पोर्टेंट है यहाँ जानना, यहाँ मार्जिनल रेवेन्यू जो होता है ना, वो लेस देन होता है एवरेज रेवेन्यू के। इसका रीज़न बहुत सिंपल है कि जैसे ही देखो मार्जिनल रेवेन्यू होता है एडिशनल, है ना? एक एडिशनल यूनिट को खरीदने के लिए कितने रुपए देने पड़ रहे हैं। ये चीज़ ना थोड़ी-सी कम हो जाती है। मैंने आपको जैसे बताया ना, अगर ज़्यादा यूनिट्स वो बेचेंगे, तो प्राइस ऑटोमैटिकली क्या होएगा भाई, कम-कम करना पड़ेगा, ठीक है? तो प्राइस अगर नेक्स्ट प्राइस अगर कम करेंगे, तो मार्जिनल रेवेन्यू कम हो जाएगा। मान लो अगर ₹100 में बेच रहे थे, अब वो कह रहे हैं नहीं यार इसकी क्वांटिटी मैं बढ़ा रहा हूँ, तो अब अगला प्रोडक्ट मैं 90 में बेचूँगा। तो देख रहे हो, 90 में बेच रहा है वो अगला प्रोडक्ट इसीलिए, ठीक है? इसीलिए वो क्वांटिटी इंक्रीज़ कर पा रहा है अपनी बेचने की। अगर वो महँगा बेचेगा तो क्वांटिटी कम हो जाएगी, लोग खरीदेंगे कम। तो इसीलिए हमेशा क्या होगा, मार्जिनल रेवेन्यू इज़ ऑलवेज़ लेस देन एआर अंडर मोनोपोली। तो मोनोपोली के अंदर हमेशा ऐसा, ठीक है? तो ये आपका मोनोपोली हो गया। आप लिख सकते हो बिकॉज़ मोर आउटपुट, इसका रीज़न ये है बिकॉज़ मोर आउटपुट कैन बी सोल्ड ओनली बाय रिड्यूसिंग द प्राइस, राइट? तो ये हो गया आपका मोनोपोली का कर्व। ये इम्पोर्टेंट कर्व है, जितने भी मैं आपको लास्ट वीडियो में जो मैंने आपको कराया था परफेक्ट कंपटीशन का ग्राफ, वो भी इम्पोर्टेंट है, ये वाला ग्राफ भी इम्पोर्टेंट है। जितने भी इसके अंदर हम पढ़ेंगे मार्केट स्ट्रक्चर, सबके ग्राफ इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में काफ़ी बार पूछे जाते हैं। तो बच्चों यहाँ पे आपका कंप्लीट होता है मोनोपोली वाला पार्ट। तो आई होप बच्चों आपको ये वीडियो पसंद आई हो, आपको ये सब कुछ समझ में आया होगा। ये सब आपको समझ में आया तो प्लीज शेयर दिस वीडियो विद फ्रेंड्स, हिट द लाइक बटन, आल्सो हिट द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट द नोटिफिकेशन फर्स्ट। आप हमको फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। जस्ट टाइप योगिक क्लासेस ऑन द सर्च बॉक्स, आपको हमारा पेज मिल जाएगा। अगर आप चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग योगिक क्लासेस।